हेलो बच्चों, बिल्कुल मज़े में। तो आज अपन फ्रिक्शन के जेई मेन के साल 2021 से साल 2025 के बीच में जितने भी टफ पीओक्यू आ रखे हैं वो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो चालू करते हैं। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन between a wooden block of mass 0.5 kg and the vertical rough wall is 0.2. The magnitude of the horizontal force that should be applied on the block to keep it stick to the wall will be। मतलब एक तरीके से ये मान सकते हो कि जो तुम्हारा ये ब्लॉक है ना वो स्लाइड ना करे। मतलब ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वर्टिकल वॉल, ऐसा समझ सकते हो। और यहाँ पर जो तुम्हें ये हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट करना है ना, तो ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट करना है कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स तुम कितना अप्लाई करो ताकि जो तुम्हारा ये ब्लॉक है ना उस वर्टिकल वॉल पर स्लाइड ना करे। सही है। तो यहाँ पर तुम देखो, ये तुम्हारे पास वो ब्लॉक है जिसका मास बेसिकली एम है। तो कलर चेंज कर लेते हैं यार अपन। तो इस ब्लॉक का जो मास है ना वो बेसिकली एम है, और एम का वैल्यू कितना गिवन है अपन को? 0.5 kg गिवन है। जो तुम्हारा ये ब्लॉक है और ये जो वर्टिकल वॉल है इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो अपन को गिवन है ना वो 0.2 गिवन है। ये तुम एक्सटर्नल में ब्लॉक पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो लेट सपोज इस फोर्स का वैल्यू कितना है? एफ के बराबर है। और नीचे की तरफ तो क्या लग रहा होगा? इसका वेट लग रहा होगा। और वेट किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर होगा। तो मेरे हिसाब से कितना जाएगा ये? 0.5 इंटू 10, मतलब ये 5 न्यूटन के बराबर होगा। अब तुम देखो, जो तुम्हारा ब्लॉक है ना इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए। सही है। तो इस पर जो नेट फोर्स है ना वो हर डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। तो पहली बात तो इस एक्सटर्नल फोर्स एफ को काउंटर बैलेंस कौन करेगा? जो ये वर्टिकल वॉल जो नॉर्मल लगा रहा होगा ना वो काउंटर बैलेंस करेगा। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो मेरा फोर्स है ना वो नॉर्मल के बराबर होना चाहिए जो कि वर्टिकल वॉल ब्लॉक पर लगा रहा है। और इस वेट को काउंटर बैलेंस कौन करेगा? ऑफ कोर्स सी बात है कि फ्रिक्शन करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो एम जी है वो अपना एफ के बराबर होना चाहिए। अब अपन को मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है। तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स की सिचुएशन में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो अपना लिमिटिंग लगना चाहिए। फ्रिक्शन शुड बी लिमिटिंग। सही है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। तुम्हारा जो फ्रिक्शन जो लगना चाहिए ना वो 5 न्यूटन के बराबर लगना चाहिए, और ये ऑफकोर्स सी बात है तुम्हारा म्यू इंटू एन से कम होना चाहिए। सही है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ये म्यू इंटू एन के बराबर हो सकता है। ये म्यू इंटू एन से बड़ा नहीं हो सकता। तो 5 शुड बी लेस देन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। और म्यू का वैल्यू कितना गिवन है? 0.2 गिवन है इंटू एन। तो यहाँ से तुम देख लो, नॉर्मल तुम्हारा बेसिकली जो बड़ा होना चाहिए ना वो 5/0.2 से बड़ा होना चाहिए, जो कि कितना आ रहा है अपने पास? ये 5/0.2 मतलब 50/2 मतलब 25। तो जो तुम्हारा नॉर्मल आ रहा है, जो तुम्हारा नॉर्मल आ रहा है वो ऑफ कोर्स सी बात है कि 25 न्यूटन से बड़ा होना चाहिए। अब मुझे पता है कि नॉर्मल मेरा एफ से ही एफ के ही बराबर है बेसिकली। तो एफ शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो एफ की जो मिनिमम वैल्यू जो अपन अप्लाई करेंगे वो कितनी अप्लाई करेंगे? 25 न्यूटन अप्लाई करेंगे, जब भी जो तुम्हारा ब्लॉक है ना वो वर्टिकल वॉल पर स्लाइड नहीं करेगा। तो इस वाले केस में जो अपना आंसर हो गया वो कितना हो गया? 25 न्यूटन हो गया। तो यही क्या अपना आंसर है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो तुम देखो, बात ऐसी है कि जैसे मैं सिचुएशन बना रहा हूँ, देखो तुम, ये अपने पास कोई ब्लॉक है। लेट सपोज इस ब्लॉक को मैं ब्लॉक ए बोल रहा हूँ। एक अपने पास दूसरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं ब्लॉक बी बोल रहा हूँ। ठीक है। अब क्या है बेसिकली कि मैं ब्लॉक बी पर है ना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और ये फोर्स कुछ इस प्रकार से मैं अप्लाई कर रहा हूँ ब्लॉक बी पर
ताकि ए और बी के बीच में है ना स्लाइडिंग ना हो। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन क्या है? द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो यहाँ पर तुम देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट सपोज ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक का मास मैं मान लेता हूँ m1 है और इस ब्लॉक को मैंने ब्लॉक ए बोला है। एक ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को मैं ब्लॉक बी बोल रहा हूँ और इसका मास क्या है? m2 है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू एस है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू के है। तो ये अपने पास बेसिकली केस वन है। अब एक और केस है सिमिलर सा, ये बेसिकली जिसको अपन केस टू बोल रहे हैं। तो उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखो कि ये अपने पास वो सरफेस है, इसके ऊपर वही सेम ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जिसको अपन ब्लॉक ए बोल रहे हैं। मास क्या m1 है, लेकिन जो तुम्हारा ये ब्लॉक भी रखा हुआ है ना, कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये अपने पास ब्लॉक भी है जिसका मास क्या है? m2 है। वही दोबारा कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो तुम्हारा म्यू एस है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तुम्हारा म्यू के है। तब तुम देखो इधर, यहाँ पर जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ना दोनों सरफेसेस के बीच में, वो ये है। तो इसको मैं बेसिकली बोल देता हूँ ए डैश, और यहाँ पर जो अपने पास एरिया ऑफ द कांटेक्ट है ना दोनों सरफेसेस के बीच में, वो बेसिकली ये है। इसको मैं बोल देता हूँ ए डबल डैश। तो यहाँ पर अपना जो ए डैश है वो ए डबल डैश के बराबर नहीं है, तुम देख सकते हो, सही है। लेकिन दोनों ही केसेस में जो ब्लॉक ए तुम्हारा ब्लॉक बी पर जो नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा वो सेम होगा। भाई ये नॉर्मल का वैल्यू कितना आएगा अपने पास? m2g आएगा। और यहाँ पर भी अपने पास ये नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा? m2g के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये वेट को काउंटर बैलेंस करना ही चाहिए दोनों ही केसेस में। तो दोनों ही केसेस में जो तुम्हारा ब्लॉक m1 है ना, जो ब्लॉक m2 पर जो नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा वो m2g के बराबर होगा। तो इस वाले केस में जो तुम्हारे fs का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो वो मेरे हिसाब से होना चाहिए म्यू एस इंटू एन, मतलब म्यू एस m2g, ठीक है। और f काइनेटिक का वैल्यू कितना होगा अगर स्लाइडिंग होती है तो क्या लिखोगे तुम? तो वो बेसिकली अपने पास आएगा म्यू के इंटू एन, मतलब म्यू के m2g। सिमिलर वे में यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी बेसिकली? म्यू एस इंटू एन, मतलब म्यू एस m2g। और एफ के की वैल्यू क्या आएगी अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग हो रही है तो म्यू के इंटू एन, मतलब म्यू के m2g। सही है। तो तुम देख सकते हो दोनों ही केसेस में जो तुम्हारा एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट है ना वो अलग अलग है, लेकिन जो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो सेम है। तो मतलब एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट पर तो डिपेंड करती नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो ये म्यू है ना, ये जो तुम्हारा म्यू है ना बेसिकली म्यू एस और म्यू के, ये तुम्हारे सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। ये तुमने पढ़ रखा होगा। जो तुम्हारा ये कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन है और कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, ये बेसिकली सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर ये सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है इसका मतलब ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मटेरियल। तो अगर ऐसा है तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हारे एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट पर तो डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन मटेरियल पर डिपेंड कर रही है। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट वन अपना क्या हो गया? गलत हो गया, और स्टेटमेंट टू क्या हो गया? अपना सही हो गया। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट
बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन 2। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज शोन इन द फिगर अ ब्लॉक ऑफ अ मास √3 kg इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज 1/3√3। द क्रिटिकल फोर्स to applied on the vertical surface as shown at an angle of 60 degree with the horizontal such that it does not move will be 3x. The value of the x will be, g का वैल्यू तुम्हें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू तुम्हें √3/2 है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा 1/2 है। तो यहाँ पर तुम देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये ब्लॉक है, ठीक है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर पड़ा हुआ है। ये तुम एक्सटर्नल में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और ये फोर्स का वैल्यू लेट सपोज मैं क्या बोल देता हूँ, एफ बोल देता हूँ। और ये जो तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, ये अपने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है ना, वो 60 डिग्री बना रहा है। ब्लॉक का मास कितना है, बेसिकली √3 kg है। तो ऑफकोर्स ये बात है कि इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, mg के बराबर होगा, मतलब 10√3 न्यूटन के बराबर होगा। जो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन गिवन है ना, वो कितना गिवन है, 1/3√3 गिवन है, ठीक है भाई। अब सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस फोर्स के कंपोनेंट कर दूंगा। तो एक कंपोनेंट तो मैं हॉरिजॉन्टल में करूंगा, जो कि कितना जाएगा, एफ कॉस 60 आ जाएगा, और एक कंपोनेंट में वर्टिकल में करूंगा, जो कि कितना जाएगा, एफ साइन 60 आ जाएगा। तो जो तुम्हारा एफ कॉस 60 है वो तो f/2 के बराबर होगा, और जो तुम्हारा एफ साइन 60 है वो बेसिकली √3 f/2 के बराबर होगा। अब जैसे कि बोला गया है कि जो तुम्हारा ब्लॉक है ना, वो मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक डज नॉट मूव, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पर है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। इसका मतलब उस पर जो नेट फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए हर डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन। अब तुम देखो इधर, जो तुम्हारा नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, एक तो mg लग रहा है और एक ये तुम्हारा f साइन 60 लग रहा है। इसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बेसिकली आएगा नॉर्मल। और ये नॉर्मल कौन अप्लाई कर रहा होगा, बेसिकली ये नॉर्मल जो अप्लाई करेगा ना, ये जो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है ना, जो ब्लॉक पर ऊपर की तरफ जो नॉर्मल लगाएगी, वो काउंटर बैलेंस करेगा, ठीक है। और ये नॉर्मल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो तुम देखो नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स, मैं से बोल सकता हूँ। तो नीचे वाला फोर्स क्या अपने पास, एक तो अपने पास वो mg है, और एक अपने पास क्या है, f साइन 60 है। तो किसके बराबर होगा, ये नॉर्मल के बराबर होगा। अब जैसा बोला गया है कि ये जो ब्लॉक है ना वो स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इस f cos 60 को काउंटर बैलेंस कौन करेगा, तो इस f cos 60 को काउंटर बैलेंस करने के लिए आएगा फ्रिक्शन। तो ऑफकोर्स ये बात है कि जो फ्रिक्शन है वो तुम्हारा कुछ ऐसे लगना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉक की जो टेंडेंसी है ना स्लाइड करने की, वो तुम्हारी लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ऑफकोर्स ये बात है कि जो फ्रिक्शन लगेगा ना ब्लॉक पर, वो राइट डायरेक्शन में लगेगा। और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो f cos 60 होगा वो तुम्हारा स्मॉल f के बराबर होना चाहिए, और स्मॉल f तुम्हारा म्यू इंटू एन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बात करी गई है ना, वो क्रिटिकल फोर्स की बात करी गई है। तो ऑफकोर्स की बात है कि क्रिटिकल फोर्स के केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, वो कौन सा लगेगा, लिमिटिंग लगेगा। फ्रिक्शन विल एक्ट एट लिमिटिंग वैल्यू, सही है। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, एक तो अपने पास इक्वेशन है कि mg प्लस एफ साइन 60 इज इक्वल टू नॉर्मल, और एक अपने पास इक्वेशन है कि जो फ्रिक्शन होगा जो कि म्यू इंटू एन के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, एफ कॉस 60 के बराबर होगा। म्यू का वैल्यू कितना है, 1/3√3 है, और एन का वैल्यू कितना अपने पास है, mg मतलब 10√3 प्लस एफ साइन 60, मतलब कितना हो गया ये, √3 f/2। ये अपना किसके बराबर आ रहा है, f cos 60, मतलब f/2 के बराबर आ रहा है। तो कितना आ रहा है ये अपने पास आ रहा है 10/3 प्लस f/6 इज इक्वल टू f/2। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि f/3 अपना 10/3 के बराबर है, तो f अपना बेसिकली 10 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो f अपना 10 न्यूटन के बराबर हो गया, मतलब जो अपना ये f है ना, वो अपने को 3x के फॉर्म में गिवन है। तो 3x अपना बेसिकली 10 के बराबर है, तो x कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 3.33। तो ये अपना आंसर है, ठीक है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ अ मास 1 kg मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ स्पीड। तो इनिशियल स्पीड अपने को गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ रफ रीजन ranging from x is equals to 0.1 meter to x is equals to 1.9 meter
द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज, तो ये जो रिटार्डिंग फोर्स है वो अपने को गिवन है माइनस का के एक्स न्यूटन, और यहाँ पर ऑफकोर्स ये बात है कि जो ये एक्स होगा वो बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये के अपना कांस्टेंट है, इसका वैल्यू अपने को 10 न्यूटन पर मीटर गिवन है। द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द रफ रीजन। तो तुम देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है, तो ये अपना वो रफ रीजन है। रफ रीजन बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है, x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर से x इज इक्वल्स टू 1.9 मीटर तक अपना क्या है, रफ रीजन है। तो ये अपना क्या है, रफ रीजन है। ठीक है, एक कोई ब्लॉक है, तो जो ब्लॉक है ना वो एंटर करता है रफ रीजन में। ठीक है, बहुत ही टाइनी सा ब्लॉक है, ठीक है ना, कोई बड़ा सारा नहीं है, मतलब एक पॉइंट पार्टिकल की तरह तुम इसको ट्रीट कर सकते हो। और ये जो एंटर कर रहा है ना, तो स्पीड कितनी है, स्पीड जो गिवन है ना वो बेसिकली 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। ठीक है, तो लेट सपोज जो तुम्हारा ब्लॉक है वो इधर पहुंच जाता है, तो तुम्हारा ब्लॉक इधर पहुंच जाता है, तो स्पीड लेट सपोज कितनी हो जाती है, v हो जाती है। तो स्पीड तुम्हारी क्या हो जाती है, v हो जाती है। ठीक है, और इस ब्लॉक पर जो तुम्हारा रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है ना, तब कौन सी बात है कि वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो तुम्हारा रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है ना, तो ये तुम्हारा क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स। तो ये जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है तुम्हारा, के एक्स के बराबर लग रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये माइनस का के एक्स दे रखा था, क्योंकि तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है और तुम्हारा फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में मेरे को एक माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने पहले ही पीछे अप्लाई कर दिया है फोर्स को, तो फिर माइनस साइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर तो बस मेरे को उसका मैग्नीट्यूड लिखना है जो कि के एक्स के बराबर होगा। तो ये जो रिटार्डिंग फोर्स है ना वो तुम्हारा बेसिकली वेरिएबल है, ये तुम्हारा बेसिकली एक्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेरिएबल फोर्स है। तो अगर मैं एस्केलेशन लिखना चाहूँ, तो एस्केलेशन जो मेरा होगा वो क्या होगा, बेसिकली माइनस का के एक्स बाय एम। सही बात है कि नहीं, एस्केलेशन तो मेरा यही होगा, क्योंकि फोर्स हमारा के एक्स लग रहा है, तो अगर मेरे को एस्केलेशन दिए तो मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एस्केलेशन तुम्हारा पीछे की तरफ आ रहा है, तो कितना आएगा, के एक्स बाय एम आएगा पीछे की तरफ। तो अगर मेरे को सही तरीके से लिखना है तो ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब एस्केलेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, ये तो तुम्हें पता होगा ही, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस के एक्स बाय एम के बराबर होगा। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेसिकली वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, तो जब तुम्हारा ये एक्स 0.1 के बराबर था, तो तुम्हारा जो v है वो 10 मीटर पर सेकंड के बराबर था। जब तुम्हारा ये x 1.9 मीटर के बराबर हो गया, तो तुम्हारा ये v किसके बराबर होगा, ये तुम्हें निकालना है। तो इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आएगा, ये v स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स फ्रॉम 10 टू v इज इक्वल्स टू माइनस का k बाय m, और वहाँ पर क्या था अपने पास, यहाँ पर अपने पास था, शायद मैं एक चीज़ यहाँ पर रह गई है लिखना, लिख लो यार, गलती हो गई थी, यहाँ पर ये x भी आएगा बेसिकली। ठीक है ना, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपना, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, 0.1 से 1.9। तो क्या रहा अपने पास, ये वी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस का के बाई एम। तो के की वैल्यू अपने को गिवन है 10 है, और एम का वैल्यू कितना है, 1 kg है, तो माइनस का 10 बाई 1, और ये आ जाएगा अपने पास कितना, 1.9 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने 2 से 2 काट दिया है, क्या रहा ये वी स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस 10, और ये क्या आ रहा है अपने पास,
1.9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो कर लेते हैं सॉल्व, या फिर मैं इसको एक और तरीके से ले सकता हूँ। बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो अपने पास होता है ना, वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो 1.9 प्लस 0.1 जो कि कितना हो गया 2 हो गया, फिर 1.9 माइनस 0.1 कितना हो गया 1.8 हो गया। तो वी स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस का 10, और ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 3.6। तो वी स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 36। तो मेरे हिसाब से यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 64 आ रहा है। तो वी का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया मेरे पास 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन 4 मेरा क्या है आंसर है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ अ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस हैविंग द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन is given by y is equals to x square by 4. If the coefficient of the friction is 0.5, the maximum height above the ground at which block can be placed without slipping. तो तुम देखो इधर, जैसे अपने पास ये वो जो सरफेस है जिसके ऊपर बेसिकली ब्लॉक प्लेस्ड है, तो ये तो तुम्हें देख के पता ही चल रहा होगा ये सरफेस कैसी है, पैराबोलिक सरफेस है। तो इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 गिवन है। तो लेट सपोज जो ब्लॉक है ना वो यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है, मतलब इससे ऊपर तुम ब्लॉक को प्लेस नहीं कर सकते, ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉक पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है ना टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मतलब सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारा ये ब्लॉक प्लेस था। तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। ये जो टेंजेंट है ना जो अपन के हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है ना, लेट सपोज कितना बना रहा है थीटा बना रहा है। अभी तो तुम्हें पता होगा कि इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स कौन कौन से होंगे। तो एक तो mg होगा, एक ये नॉर्मल होगा, और एक तुम्हारा क्या होगा फ्रिक्शन होगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ शायद तुम्हें ये पता होगा कि mg का कंपोनेंट इस रेड वाली लाइन के अलोंग क्या आएगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ तुम्हें पता होगा ये mg साइन थीटा के बराबर होगा, और इस रेड वाली लाइन के परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये आएगा अपने पास mg cos थीटा। जैसे कि मैंने बोला कि जो ब्लॉक है ना वो इक्विलिब्रियम पर है, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं mg cos थीटा के बराबर लिख सकता हूँ, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं mg साइन थीटा के बराबर लिख सकता हूँ। अब ये जो मेरे पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है mg साइन थीटा, ये ऑफकोर्स ही बात है कि फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी उससे कम होना चाहिए, मतलब म्यू इंटू एन से कम होना चाहिए, मतलब mg साइन थीटा शुड बी लेसर देन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू कितना है अपने पास mg cos थीटा है। यहाँ से तुम देख सकते हो कि mg और mg निपट गया है, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू टेन थीटा मैं बोल सकता हूँ। क्या मेरे को म्यू का वैल्यू गिवन है, क्या बिल्कुल गिवन है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है तुम्हें 0.5 दे रखा है, तो 0.5 शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब तुम देखो ये टेन थीटा बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, टेन थीटा बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है ना जो तुम्हारा स्लोप है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो तुमने ये टेंजेंट खींचा है ना, तो उसका जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा टेन थीटा। तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैं टेंजेंट खींच रहा हूँ और उसका जो स्लोप होगा वो मेरे हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो कर्व की इक्वेशन मेरे को क्या गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 गिवन है। तो मेरे हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आएगा 2x/4, मतलब ये आगे कितना x/2 आ गया। तो जो मेरा ये 0.5 है ना वो मेरा बड़ा होना चाहिए x/2 से। भाई स्लोप ही तो मेरा tan थीटा होता है जो कि मेरा कितना है x/2 है। तो x शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है 1 हो सकती है,
जहाँ तक तुम्हारा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है, लेकिन तुमसे तो हाइट पूछी गई है, तुमसे तो बेसिकली ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है। कौन सी वाली डिस्टेंस मैं बताता हूँ, ये वाली, कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो ये वाई की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, कितना होगा वाई मैक्स। तो तुमने तो ये निकालना है कि ये एक्स मैक्स कितना होगा। तो एक्स मैक्स मेरे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक्स मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही वाई मैक्स होगा, क्योंकि जितना बड़ा तुम्हारा एक्स होगा उतना ही बड़ा तुम्हारा क्या होगा, वाई होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 गिवन है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कब आएगी, जब x की मैं मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करूँगा, जो कि कितनी है, 1 है। तो 1 का होल स्क्वायर बाय 4 कितना आ गया, ये 1/4 मीटर आ गया। तो ये अपने पास y की मैक्सिमम वैल्यू है। तो आंसर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शन 1 होना चाहिए आंसर। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ अ डबली इंक्लाइन प्लेन, two block of masses capital M and small m are placed. The blocks are connected by the light string passing over a idle pulley as shown. The coefficient of the friction between the surface of the plane and the block is 0.25. The value of the small m, for which the capital M is equal to 10 kg, will move down with an acceleration of 2 meter per second square is। जी का वैल्यू तुम्हें लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और tan 37 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 3/4 है। तो इसमें बेसिकली ये वाला जो ब्लॉक है ना, वो तुम्हारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कितने एस्केलेशन से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एस्केलेशन से मूव कर रहा है। मुझे पता है कि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो मैं निकाल सकता हूँ। दूसरी बात, ये वाला ब्लॉक तुम्हारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऑफकोर्स ही बात है कि इस पर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये वाला ब्लॉक तुम्हारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, ये भी मैं पता लगा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ों का यूज़ करूँगा और जहाँ तक है मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो चालू करते हैं। तो तुम देखो, ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। कैपिटल एम का वैल्यू कितना गिवन है अपने को, कैपिटल एम का वैल्यू अपने को गिवन है 10 kg, और म्यू का वैल्यू कितना गिवन है अपने को 0.25। तो ये है 10 kg, और म्यू अपने पास कितना है 1/4 है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, बेसिकली mg के बराबर, मतलब 100 न्यूटन। नॉर्मल कुछ ऐसे लग रहा होगा, और ये नॉर्मल कितना लगेगा अपन निकालेंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये बात है कि जैसे कि मैंने बोला कि जो तुम्हारा ये ब्लॉक है वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन तुम्हारा ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और फ्रिक्शन तुम्हारा काइनेटिक लगेगा, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है तुम्हारे इंक्लाइन सरफेस और ब्लॉक के बीच में। तो सबसे पहले तो ये mg के कंपोनेंट कर लो इंक्लाइन सरफेस के अलोंग और इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इंक्लाइन सरफेस के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, तो मेरे हिसाब से इंक्लाइन सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, तो ये वाला अपने पास आ जाएगा 100 sin 53, और ये वाला जो कि इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है ये मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 100 cos 53। मुझे पता है कि इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर तो ब्लॉक का कोई मोशन है नहीं, तो मेरे हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा नॉर्मल होगा वो किसके बराबर होगा, 100 cos 53 के बराबर होगा। मतलब 100 इंटू cos 53, जो कि कितना होगा 3/5 होगा। कितना आ जाएगा ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 60 न्यूटन। तो ये क्या मेरा नॉर्मल है, ठीक है। इस ब्लॉक पर एक और फोर्स लग रहा होगा जो कि स्ट्रिंग अप्लाई करेगी, तो उसको मैं टी लिख रहा हूँ। तो ये जो ब्लॉक है तुम्हारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कितने एस्केलेशन से मूव कर रहा है, बेसिकली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एस्केलेशन से मूव कर रहा है। तो अगर मैं एफ नेट बराबर एम ए की इक्वेशन अलोंग द इंक्लाइन सरफेस लिखूँ तो क्या लिखूंगा मैं, बेसिकली कि 100 साइन 53 माइनस एफ माइनस टी इज इक्वल टू 10 है। सही है ना, नीचे की तरफ नेट फोर्स अपने इसके बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होगा, मास इंटू एस्केलेशन के बराबर होगा। तो ये कितना आएगा, ये 100 इंटू साइन 53 मतलब 4/5 माइनस एफ, एफ का मतलब क्या हो जाएगा इधर, म्यू इंटू एन। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कितना लगेगा बेसिकली, मतलब मैं लेट सपोज इसको F1 बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ेगा, तो ये F1 बोल देता हूँ मैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, ये अपने पास आएगा 1/4 इंटू नॉर्मल कितना लग रहा है 60, तो आ जाएगा ये 15 न्यूटन। तो -15 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू 2, मतलब कितना हो गया 20 हो गया। तो ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 80 माइनस 15, 80 माइनस 15 कितना हो जाएगा 65, सही है ना, 65 ही होगा ना। तो 65 माइनस टी इज इक्वल टू 20, तो मेरे हिसाब से टेंशन कितना आ रहा है, टेंशन अपने पास आ रहा है कितना 45 न्यूटन। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो कितना होगा 45 न्यूटन का होगा। स्ट्रिंग अपनी आइडियल है तो यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा 45 न्यूटन का ही होगा, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक का मास मैंने क्या मान लिया, स्मॉल एम मान लिया है। तो नीचे की तरफ एक तो एम जी लग रहा होगा, इस एम जी के मैं कंपोनेंट कर रहा हूँ, तो इस तरफ क्या आएगा एम जी साइन 37, और इस तरफ क्या आएगा इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर एम जी कॉस 37। ये जो इंक्लाइन सरफेस है इस ब्लॉक पर नॉर्मल लगा रहा होगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ एन डैश बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि जो एन डैश होगा वो किसके बराबर होगा एम जी कॉस 37 के बराबर होगा, मतलब 4 mg/5 के बराबर होगा। अब कौन सी बात है कि जो फ्रिक्शन है ना वो तुम्हारा नीचे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। और किस एस्केलेशन से मूव करेगा, बेसिकली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एस्केलेशन से मूव करेगा। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, स्ट्रिंग कंस्टेंट से। तुम देखो ये स्ट्रिंग जब तुम बनाओगे तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एस्केलेशन से, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एस्केलेशन से, जब भी तुम्हारा स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना वो समय के साथ नहीं बढ़ेगा। तो जब मैं इस वाले ब्लॉक के लिए एफ नेट बराबर एम ए की इक्वेशन लिखूंगा अलॉन्ग द इंक्लाइन सरफेस, तो क्या लिखूंगा मैं, तो मैं बेसिकली लिखूंगा, तो मैं अब द इंक्लाइन सरफेस के अलॉन्ग ही लिख रहा हूँ बेसिकली, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, तो अब द इंक्लाइन सरफेस नेट फोर्स कितना हो जाएगा टी माइनस एम जी साइन 37 माइनस फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन को मैंने F2 बोल दिया था, ठीक है, F1 मैंने यूज़ कर लिया। तो माइनस F2 किसके बराबर होगा मास इंटू एक्सलेशन के। टी का वैल्यू कितना है 45 है, माइनस एम जी साइन 37 का मतलब कितना हो गया 3 mg/5। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो तुम देखो F2 की वैल्यू मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए म्यू इंटू एन, मतलब 1/4 इंटू एन। नॉर्मल कितना इधर, मतलब एन डैश के बराबर कितना इधर 4 mg/5 है, तो मेरे हिसाब से कितना आ रहा है mg/5 आ रहा है। तो फ्रिक्शन अपना कितना होगा mg/5 होगा, इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलेशन। तो एस्केलेशन तो 2 हो गया, तो मतलब कितना आ गया 2m आ गया। तो 45 माइनस ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 6m, ये आ जाएगा 2m इज इक्वल टू 2m। तो मेरे हिसाब से 45 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10m के बराबर आ रहा है। m कितना आ जाएगा 4.5 kg आ जाएगा। तो ये क्या होगा अपना आंसर होगा, तो आंसर क्या हो गया अपने पास ऑप्शन 2 हो चुका है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ अ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन सरफेस एज शोन इन द फिगर। If F1 vector is the force required to just move the block up the inclined plane and F2 vector is the force required to just prevent the block from sliding down, then the value of F1 vector mod minus F2 vector mod is, और G का वैल्यू मेरे को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो तुम देखो ये मेरा केस 1 है बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को F1 वेक्टर निकालना है। तो F1 वेक्टर क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन। तो ये जो ब्लॉक है ना वो तुम्हारा ऊपर की तरफ जस्ट मूव कर जाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि एक्सटर्नल फोर्स में ऊपर की तरफ लगाऊंगा, तो जैसे कि इसका वेट तो नीचे की तरफ लग रहा होगा जो कि 50 होगा, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा जो कि कितना हो जाएगा 50 साइन 30, और एक कंपोनेंट बेसिकली इधर आएगा जो कि कितना हो जाएगा 50 कॉस 30, सही है। और एक ऐसे ये नॉर्मल लग रहा होगा जो कि इंक्लाइन सरफेस लगा रहा होगा। तो इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी है ना वो अब द इंक्लाइन सरफेस जाने की है, और ब्लॉक और इंक्लाइन सरफेस के बीच में फ्रिक्शन भी है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा ब्लॉक पर, नीचे की तरफ लगेगा।
और ऑफ कोर्स सी बात है कि जस्ट मूव करने वाला है तो फ्रिक्शन जो लगेगा ना वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे लगेगा, जो कि कितना होगा, म्यू इंटू एन के बराबर होगा। मतलब 0.1 इंटू एन, एन कितना हो जाएगा 50 कॉस 30, कॉस 30 का मतलब कितना हो गया √3/2। तो मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5√3/2। तो ये अपने पास क्या आ गया, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। तो मेरे हिसाब से अगर ब्लॉक जस्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये जो फोर्स होना चाहिए ना वो तुम्हारा बराबर हो जाना चाहिए 50 sin 30 प्लस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के। तो फोर्स शुड बी इज इक्वल्स टू 50 sin 30 मतलब 25, और ये एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, ये आ रही है 5√3/2। तो ये अपने पास जो आया है ना वो बेसिकली क्या आया, F1 वेक्टर का मॉड। ठीक है, अब अपन F2 वेक्टर के मॉड की बात करते हैं। तो F2 वेक्टर के मॉड के लिए अपन को पहले कंडीशन को समझना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या बोल रही है कि F2 वेक्टर इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो इसकी जो टेंडेंसी है ना वो स्लाइड करने की है, लेकिन किधर, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो एक तो पहली बात, जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर दो। तो एक तो वेट होगा जो कि नीचे की तरफ लग रहा होगा 50, इसके कंपोनेंट करो अलोंग द इंक्लाइन सरफेस और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस। तो अलोंग द इंक्लाइन सरफेस क्या आएगा 50 sin 30, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस क्या आएगा 50 cos 30। ये जो इंक्लाइन सरफेस है बेसिकली इस ब्लॉक पर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा। ठीक है, और ये जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर होना चाहिए 50 cos 30 के बराबर होना चाहिए। मतलब कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 50 इंटू √3/2 मतलब 25√3। ठीक है, तो ये अपने पास नॉर्मल हो गया। इस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की तरफ जाने की है, तब कौन सी बात है कि जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, और ये फ्रिक्शन जो लगेगा वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे लगना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो मिनिमम फोर्स चाहिए ना। पहले तो तुम देखो जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो बेसिकली हो सकती है म्यू इंटू एन। तो वो दोबारा अपने पास आ जाएगा 5√3/2, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, नॉर्मल सेम है। तो 5√3/2 आएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और ये 50 sin 30 कितना अपने पास 25 के बराबर होगा। तो अब तुम देखो ये अपने पास ब्लॉक है। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो लग रहा है मतलब डाउन द इंक्लाइन प्लेन जो लग रहा है वो 25 न्यूटन लग रहा है, और अप द इंक्लाइन प्लेन जो लग रहा है ना वो कितना लग रहा है 5√3/2 लग रहा है। तो अब कौन सी बात है कि जो तुम्हारा 25 न्यूटन है वो 5√3/2 न्यूटन से तो बड़ा है। तो अगर अपन फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जो ब्लॉक है ना वो स्लाइड डाउन कर जाएगा। तो अपन को मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए ताकि ये स्लाइड डाउन ना करे। तो मेरे हिसाब से उस फोर्स की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। तो फोर्स की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे कि 25 अपना किसके बराबर होगा, कैपिटल एफ प्लस 5√3/2 के। अब तुम देख सकते हो ये 25 तो अपना फिक्स है ना। अब ये फोर्स की अपन को मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम लगना चाहिए ताकि ये फोर्स अपना मिनिमम आए, क्योंकि ये फोर्स प्लस फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 25 है। तो ये फोर्स का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा, ये अपने पास आएगा 25 माइनस 5√3/2। तो ये अपने पास क्या है एफ मिनिमम है जो कि ऊपर की तरफ अपन अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये अपने पास क्या आ गया F2 वेक्टर का मॉड आ चुका है। तो F1 वेक्टर का मॉड भी पता है अपन को, F2 वेक्टर का मॉड भी पता है। तो अपन को क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है F1 वेक्टर का मॉड माइनस F2 वेक्टर का मॉड। तो F1 वेक्टर का मॉड माइनस F2 वेक्टर का मॉड। तो तुम देखो F1 वेक्टर का मॉड क्या आ रहा है 25 प्लस 5√3/2, और F2 वेक्टर का मॉड क्या आ रहा है 25 माइनस 5√3/2। तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 5√3 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, कौन सा हो गया आंसर यार, आंसर मेरे हिसाब से है 5√3 न्यूटन। तो शायद ये यहाँ पर ये 50 गलत दे रखा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन 2। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन एज इट टेक्स
the time to slide down an identically perfectly smooth 45-degree inclined plane, the coefficient of the kinetic friction between the object and the surface of the inclined plane is। तो तुम देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक तो अपने पास रफ इंक्लाइन सरफेस गिवन है और एक अपने पास स्मूथ इंक्लाइन सरफेस गिवन है, सही है। अब जो स्मूथ इंक्लाइन सरफेस में ब्लॉक को या ऑब्जेक्ट को जो समय लग रहा है ना स्लाइड डाउन करने में, वो लेट सपोज टी का लग रहा है, तो रफ इंक्लाइन सरफेस में जो ऑब्जेक्ट को समय लग रहा है ना स्लाइड डाउन करने में, वो एन टी का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये वाला केस में रफ इंक्लाइन सरफेस का मान लेता हूँ और ये वाला केस में स्मूथ इंक्लाइन सरफेस का मान लेता हूँ। जो अपन को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है ना, वो कितना गिवन है, 45 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पर भी 45 डिग्री, यहाँ पर भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। इंक्लाइन सरफेस का जो लेंथ है ना, वो लेट सपोज मैं कितना मान लेता हूँ, एल मान लेता हूँ। तो यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल। यहाँ पर अपने पास ये ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक का मास मैं मान लेता हूँ कितना है, एम के बराबर है। तो ब्लॉक का मास अपने पास एम के बराबर है, ठीक है। और इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक तो तुम्हारा नीचे की तरफ होगा एम जी, एक तुम्हारा जो इंक्लाइन सरफेस है ना, इस ब्लॉक पर नॉर्मल लगा रहा होगा, और ये जो ब्लॉक है और ये जो इंक्लाइन सरफेस है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, और ये जो ब्लॉक है वो बेसिकली स्लाइड डाउन कर रहा है। तो जो फ्रिक्शन है ना इस ब्लॉक पर, वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, मतलब अप द इंक्लाइन सरफेस। तो जो फ्रिक्शन लगेगा, ऑफ कोर्स सी बात है कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों लगना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा ब्लॉक है और जो इंक्लाइन सरफेस है, उनके बीच में क्या हो रही है, स्लिपिंग हो रही है। तो अब यहाँ पर मैं एम के कंपोनेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं एम के कंपोनेंट करूंगा, तो एक कंपोनेंट जो मेरा इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, जो कि क्या आएगा, एम जी कॉस 45 मतलब एम जी बाई रूट टू, और एक कंपोनेंट मेरा इंक्लाइन सरफेस के अलॉन्ग आएगा, जो कि क्या होगा, एम जी साइन 45 मतलब एम जी बाय रूट टू। तो मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो ब्लॉक है ना, वो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर तो मूव कर नहीं रहा है, तो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब एम जी बाय रूट टू तुम्हारा किसके बराबर होगा, नॉर्मल के बराबर होगा, ठीक है। और इंक्लाइन सरफेस के अलॉन्ग ही तुम्हारा ब्लॉक का एस्केलेशन होगा, और इंक्लाइन सरफेस के अलॉन्ग तुम्हारा ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना आ रहा है, एम जी बाय रूट टू माइनस एफ, और एफ का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, म्यू इंटू एन के बराबर होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तुम्हारा क्या था, काइनेटिक था। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लग रही होगी, म्यू इंटू एन के बराबर लग रही होगी, मतलब म्यू एम जी बाय रूट टू, सही है। जो कि किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये मास इंटू एक्सलेशन के बराबर होगा। तो एम जी बाय रूट टू माइनस म्यू एम जी बाई रूट टू इज इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलेशन। तो यहाँ से तुम देख सकते हो एस्केलेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो एस्केलेशन की वैल्यू मेरे हिसाब से आ रही है, तो यहाँ पर मैं जी बाई रूट टू को कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बच जाएगा, वन माइनस म्यू बच जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ रहा है, एस्केलेशन आ रहा है। तो इस वाले केस में भी तुम देख सकते हो, जैसे ये तुम्हारे पास ब्लॉक होता जिसका मास कितना है, एम है, तो नीचे की तरफ तो क्या लग रहा होता, एम जी लग रहा होता, और मेरे हिसाब से इस तरफ क्या लग रहा होता, नॉर्मल लग रहा होता। इस एम जी के मैं दो कंपोनेंट करता, तो एक तो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर, जो कि क्या जाता है, एम जी कॉस 45 मतलब एम जी बाई रूट टू, और एक इंक्लाइन सरफेस के अलॉन्ग, जो कि क्या जाता है, एम जी साइन 45 मतलब एम जी बाई रूट टू। तो ये नॉर्मल बेसिकली एम जी बाई रूट टू को तो काउंटर बैलेंस कर लेता, मतलब एम जी कॉस 45 को काउंटर बैलेंस कर लेता, क्योंकि इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर तो कोई मोशन तो होगा नहीं, और ये एम जी साइन 45 को कोई काउंटर बैलेंस नहीं करेगा, और इसके कारण ब्लॉक का एस्केलेशन आएगा अलॉन्ग द इंक्लाइन सरफेस। तो एस्केलेशन कितना होगा फिर, वो एम जी बाय रूट टू अपॉन एम। तो एम से एम करके कितना रही है, जी बाय रूट टू। तो स्मूथ इंक्लाइन सरफेस वाले केस में एस्केलेशन कितना रहा है, जी बाय रूट टू, और रफ इंक्लाइन सरफेस वाले केस में एस्केलेशन कितना रहा है, जी बाय रूट टू ब्रैकेट में वन माइनस म्यू। तो अब तुम देख सकते हो, जैसे कि जो मेरा एस्केलेशन है ना, वो तो कांस्टेंट ही है ना भाई, म्यू तो तुम्हारा कांस्टेंट होगा ना, तो एस्केलेशन रफ वाले में और स्मूथ वाले में दोनों में क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ, तो मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। तो पहले मैं रफ के लिए लिख लेता हूँ। तो अब तुम देखो, जैसे मैं डाउन द इंक्लाइन प्लेन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और अप द इंक्लाइन प्लेन को नेगेटिव ले रहा हूँ, और जो मेरा ब्लॉक है ना, उसको मैंने बेसिकली रिलीज करा है, तो इनिशियल स्पीड तो मेरी जीरो होगी।
तो जैसे स्मूथ वाले के केस में जो समय लग रहा है वो टी का लग रहा है, तो रफ वाले के केस में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, एन टी का लगेगा। तो तुम देख सकते हो एस की जगह एल आ जाएगा, यह आ जाएगा 0 इंटू एन टी प्लस हाफ इंटू ए, कितना अपने पास, ए अपने पास है जी बाई रूट टू ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, और यहाँ पर टी की जगह क्या आ जाएगा, एन टी का होल स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एल की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ जी बाई रूट टू 1 माइनस म्यू एन टी का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास है रफ इंक्लाइन सरफेस वाले का केस है। अपन अगर स्मूथ इंक्लाइन सरफेस वाले के लिए लिखे तो क्या लिखेंगे, तो L बराबर 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी बाई रूट टू इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर L कितना आ रहा है अपने पास, हाफ जी बाई रूट टू इंटू टी का स्क्वायर। तो ये वाला L और ये वाला L तो बेसिकली बराबर ही होगा, तो हाफ जी बाई रूट टू 1 माइनस म्यू इंटू एन टी का होल स्क्वायर किसके बराबर है अपना, ये हाफ जी बाई रूट टू इंटू टी स्क्वायर के। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जी बाई रूट टू और जी बाई रूट टू तो निपट गए हैं, सही है, और हाफ से हाफ भी निपट गया है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, टी स्क्वायर के बराबर है। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर भी निपट गया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 1 माइनस म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 अपॉन एन स्क्वायर आ रहा है। तो म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर आ रहा है। तो ये अपने पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया अपने पास, ऑप्शन 1 हो चुका है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर अ ब्लॉक kept on the inclined plane inclined at 45 degree as shown in the figure. If the force required to just push it up the incline is 2 times the force required to just prevent it from the sliding down, the coefficient of the friction between the block and the inclined plane, जिसको अपन न्यू बोल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो तुम देखो यहाँ पर, जैसे ये अपने पास वो केस 1 है। अब इसमें बेसिकली मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि इस ब्लॉक पर अपन ऊपर की तरफ कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करें ताकि ये जो ब्लॉक है ना ऊपर की तरफ जस्ट स्लाइड कर जाए। तो इसकी जो टेंडेंसी है ना स्लाइड करने की वो ऊपर की तरफ है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ब्लॉक पर वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, और जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, लिमिटिंग वैल्यू वाला लगेगा, सही है ना। एक तो अपना एम तो लग ही रहा होगा, इस एम के अपन कंपोनेंट करेंगे। तो अगर अपन कंपोनेंट करेंगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये वाला आएगा तुम्हारा एम जी कॉस 45, सही है, जो कि इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और एक आएगा तुम्हारा इंक्लाइन सरफेस के अलोंग जो कि क्या होगा, एम जी साइन 45 मतलब एम जी बाई रूट टू। अब तुम देखो जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग लग रहा है, ठीक है, और ये जो इंक्लाइन सरफेस है ना वो तुम्हारा इस ब्लॉक पर नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा, और मुझे पता है कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एम जी बाई रूट टू होनी चाहिए, मतलब इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं है, तो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नॉर्मल अपना कितना हो गया, एम जी बाई रूट टू हो गया, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू एन लगेगा, क्योंकि जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन है, मतलब कितना हो गया, म्यू इंटू एम जी बाई रूट टू, तो अपने पास फ्रिक्शन लगेगा। तो ये एफ की जो वैल्यू होनी चाहिए ना वो तुम्हारा बेसिकली फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन 45 मतलब एम जी बाई रूट टू के बराबर होनी चाहिए, जब भी ये जो ब्लॉक है ना वो ऊपर की तरफ मूव करना जस्ट चालू होगा। तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, म्यू एम जी बाई रूट टू प्लस एम जी बाई रूट टू, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या बोला है कि अपन इस ब्लॉक पर मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करें ताकि ये जो ब्लॉक है ना वो स्लाइड डाउन ना करे। तो तुम देख सकते हो एक तो इस पर एम लग रहा होगा, इसके मैं कंपोनेंट करूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास एम जी साइन 45 मतलब एम जी बाई रूट टू, और ये आ जाएगा अपने पास एम जी कॉस 45 मतलब एम जी बाय रूट टू, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अपन कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करे ताकि ये जो ब्लॉक है ना वो स्लाइड डाउन ना करे। तो ऑफकोर्स सी बात है कि इसकी जो टेंडेंसी है वो स्लाइड डाउन करने की है, तो जो तुम्हारा फ्रिक्शन लग रहा होगा ब्लॉक पर वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऑफकोर्स सी बात है कि वो लिमिटिंग वाला लगना चाहिए। पहली बात मैं बताता हूँ लिमिटिंग वाला क्यों लगना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी जो टेंडेंसी वो नीचे की तरफ मूव करने की है,
तो अब कौन सी बात है कि क्रिटिकल केस ही होगा, तो मतलब mg/√2 मतलब mg sin 45 तुम्हारा किसके बराबर होगा, जो भी तुम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे ऊपर की तरफ प्लस फ्रिक्शन। तो अब तुम्हें ये f की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी बात है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, तो फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम है तो लिमिटिंग वैल्यू वाला होना चाहिए, सही है। और लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है फ्रिक्शन की, म्यू इंटू एन के बराबर। और मुझे पता है कि नॉर्मल कितना होगा, अभी जो इंक्लाइन सरफेस ब्लॉक पर नॉर्मल लगा रहा होगा कुछ ऐसे लगा रहा होगा, और मुझे पता है कि नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg cos 45 मतलब mg/√2 के बराबर होगा। यहाँ से तुम देख सकते हो कि mg/√2 इज इक्वल टू कैपिटल F प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है तुम्हारे पास, म्यू mg/√2 के बराबर है। तो यहाँ से ये F कितना आ रहा है अपने पास, mg/√2 माइनस म्यू mg/√2। तो लेट सपोज इस वाले फोर्स को मैं F1 बोल रहा हूँ, इस वाले फोर्स को मैं F2 बोल रहा हूँ, और मेरे को ये गिवन है कि जो मेरा F1 है ना वो मेरा 2F2 के बराबर है, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, तो मेरे को म्यू का वैल्यू निकालना है। तो यूज करते हैं कि F1 इज इक्वल टू 2F2 मतलब mg/√2 प्लस म्यू mg/√2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स mg/√2 माइनस म्यू mg/√2। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि mg 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 तो निपट जाएगा, तो निपटा देते हैं mg को, तो mg निपट गया, mg निपट गया, mg निपट गया, mg निपट गया, तो क्या रही है अपने पास, अच्छा √2 भी निपट जाएगा, तो आएगा अपने पास 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, तो मेरे हिसाब से आ रहा है 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 2 म्यू, तो ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 3 म्यू इज इक्वल टू 1, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 1/3 हो जाएगी। तो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो आंसर क्या हो गया अपने पास, ऑप्शन 1 हो चुका है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ 6 मीटर लेंथ इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल सच दैट part of its length is hanging over the edge of the table. The system is at rest. The coefficient of the static friction between the chain and the surface of the table is 0.5. The maximum length of the chain hanging from the table is, तो जो अपन को लेंथ ऑफ द चेन दे रखी है ना वो कितनी दे रखी है 6 मीटर दे रखी है, तो मैं मान लेता हूँ कि L लेंथ ऑफ द चेन तुम्हारा हैंग कर रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि 6 माइनस L लेंथ ऑफ द चेन तुम्हारे टेबल पर पड़ा होगा, ठीक है। और जो तुम्हारा ये जो चेन है ना वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की है, मतलब बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास पाया जाएगा। तो लेट सपोज मैं डिफाइन कर सकता हूँ एक लैम्डा, लैम्डा क्या हो जाएगा बेसिकली मेरा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन, और ये क्या है मेरा यूनिफॉर्म है, सही है, और ये क्या है यूनिफॉर्म है। अब तुम देखो इधर, जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये जो तुम्हारा ये जो चेन जो हैंग हो रखा है इसका मास कितना होगा, तो लेट सपोज इसका मास मैं m1 बोल रहा हूँ, तो m1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं लैम्डा है। तो ऑफकोर्स की बात है कि इसका जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास m1g मतलब लैम्डा lg। तो ऑफकोर्स सी बात है, तुम देखो अगर मैं चेन के ये वाले पार्ट का जो कि हैंग हो रहा है इस वाले पार्ट का अगर मैं एफ बनाऊं, तो एफ कैसे बनेगा, तो ये अपने पास जो चेन है जो हैंग हो रखी है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि यहाँ पर इस वेट को काउंटर बैलेंस कौन करेगा, वेट कितना अपने पास लैम्डा एल जी के बराबर है, इसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, जो यहाँ पर टेंशन होगा। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है अपने पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लैम्डा एल जी के बराबर है, ठीक है। और तुम देख सकते हो जैसे अगर मैं ये वाले पार्ट का, कौन से वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का जो कि टेबल पर पड़ा हुआ है, इसका अगर मैं एफ बनाऊं, तो यहाँ पर जो टेंशन है वो तो अपन निकाल चुके हैं, जो कि कितना है अपने पास, ये अपने पास आया है लैम्डा एल जी के बराबर। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स आएगा। और ऑफकोर्स ये बात है कि जो फ्रिक्शन होगा, तो ये क्रिटिकल केस की ही बात करी जा रही है, तो फ्रिक्शन भी कौन सा लग रहा होगा, लिमिटिंग वाला लग रहा होगा, ठीक है, जो कि म्यू इंटू एन के बराबर होगा। अब तुम देखो ये जो तुम्हारा पार्ट जो कि टेबल पर पड़ा हुआ है, तो इस पर नॉर्मल कितना लग रहा होगा, तो मेरे हिसाब से इस पर जो नॉर्मल होगा वो इसके वेट के बराबर लग रहा होगा, इसके वेट को ही काउंटर बैलेंस करेगा ये, और इसका वेट कितना होगा, तो पहले तो इसका अपन मास निकालते हैं।
तो मेरे हिसाब से जो मास होगा उसको मैं m2 बोल रहा हूँ, तो m2 की वैल्यू कितनी होगी, जो भी तुम्हारा मास पर यूनिट लेंथ है उसको तुम्हें लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है बेसिकली, और लेंथ कितना है इसका 6 माइनस एल के बराबर है। तो अगर वेट निकालना है तो वेट कितना हो जाएगा m2g, तो कितना आ रहा है अपने पास ये लैम्डा 6 माइनस एल इंटू जी, ठीक है ना। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी अपने पास m2g के बराबर, मतलब लैम्डा 6 माइनस एल इंटू जी के बराबर। तो फ्रिक्शन तुम्हारा क्या लग रहा है म्यू इंटू एन के बराबर, और म्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कितना है वो 0.5 है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कैपिटल टी तुम्हारा किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन के ही बराबर होगा, ठीक है। या फिर तुम ऐसे ही भी बोल सकते हो कि जो तुम्हारा चेन है वो इक्विलिब्रियम पर है, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि जो फ्रिक्शन होना चाहिए तुम्हारा जो कि टेंशन के बराबर आ रहा है, ये तुम्हारा म्यू इंटू एन से छोटा होना चाहिए, जब भी तो चेन तुम्हारा बेसिकली इक्विलिब्रियम पर रहेगा, ऐसे भी समझ सकते तुम। तो ऐसा समझ लो, मुझे पता है कि वो जो आंसर आएगा वो जब आएगा जब तुम्हारा फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर हो, तुम ऐसे समझ लो अभी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि फ्रिक्शन तो तुम्हारा कितना आ रहा है जो कि टेंशन के बराबर है, जो कि यार अपने पास लैम्डा एल जी, इट शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, और एन कितना अपने पास लैम्डा 6 माइनस एल इंटू जी। यहाँ से तुम देख सकते हो जी से जी गया, लैम्डा से लैम्डा गया, तो एल शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 6 माइनस एल, तो यहाँ से एल शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू कितना अपने पास 0.5, मतलब हाफ 6 माइनस एल, तो एल शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू 3 माइनस एल बाई 2। तो मेरे हिसाब से 3l बाई 2 शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू 3, तो l शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर तुम्हारे जो l की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो l की ये मैक्सिमम वैल्यू 2 कब आएगी, जब तुम्हारा ये फ्रिक्शन किसके बराबर हो, म्यू इंटू एन के बराबर हो, सही है कि नहीं। तो जो तुम्हारा मैक्सिमम लेंथ है जो कि हैंग हो सकता है वो कितना हो सकता है 2 मीटर का हो सकता है, तो इसका आंसर कितना हो गया अपने पास 2 मीटर। चलो यार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक ऑफ मासेस स्मॉल m is equals to 2 kg and capital M is equals to 8 kg is placed on a smooth table as shown in the figure. The coefficient of the static friction between the two blocks is 0.5. The maximum horizontal force capital F that can be applied to the block of the mass capital M so that block moves together will be. तो यहाँ पर तुम देखो अपन को ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल एफ की वैल्यू बतानी है ताकि जो दोनों ब्लॉक्स है ना वो बेसिकली साथ में मूव करें, और ये अपन को दे रखा है कि जो टेबल है वो तो स्मूथ है, तो ये तो अपना स्मूथ हो गया। ये अपने पास बड़ा ब्लॉक है जिसका मास कितना दे रखा है 8 kg दे रखा है, ये अपने पास छोटा ब्लॉक है जिसका मास कितना दे रखा है 2 kg दे रखा है, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन अपन को गिवन है वो कितना गिवन है 0.5 गिवन है, मतलब हाफ गिवन है। तो अगर मैं 8 kg वाले ब्लॉक का एफ बी बनाऊँ तो तुम देखो सामने की तरफ तो कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी है ना वो राइटवर्ड डायरेक्शन मूव करने की है, तो 2 kg वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगाएगा वो पीछे की तरफ लगाएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो सामने की तरफ कितना है ए है, तो क्या लिखूंगा मैं कि कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, ये मेरा नेट फोर्स होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, जो कि किसके बराबर होगा मास इंटू एक्सप्रेशन, मतलब 8 इंटू ए के, क्योंकि मास तो 8 kg है। अगर मैं 2 kg वाले ब्लॉक का एफ बी बनाऊँ तो मैंने 8 kg का बनाया, मैं यहाँ पर 2 kg का बना लेता हूँ। तो तुम देखो 8 kg वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन है ना वो पीछे की तरफ लग रहा है, तो 2 kg वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन है वो किधर लगेगा सामने की तरफ लगेगा, और इसका भी एक्सप्रेशन मैं ए ही बोलूँगा क्योंकि दोनों साथ में मूव करनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं मास इंटू एक्सप्रेशन, तो मास तो हो जाएगा 2 kg और एक्सप्रेशन कितना ए के बराबर है, तो फ्रिक्शन कितना आ रहा है 2a के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से तुम देखो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ कितना अपने पास 2a के बराबर है, ये किसके बराबर होना चाहिए 8a के बराबर होना चाहिए, तो कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 10a के बराबर आ रही है। तो अगर अपन को कैपिटल एफ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो एस्केलेशन भी क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम एस्केलेशन अप टू विच बोथ ब्लॉक मूव्स टुगेदर। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर एस्केलेशन अपना मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन भी अपना मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि एफ बराबर 2 है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है म्यू इंटू एन के बराबर हो सकती है। और तुम देख सकते हो कि 2 kg वाले ब्लॉक और 8 kg वाले ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, तो अगर मैं इस 2 kg वाले ब्लॉक का एफडी बनाऊं तो नीचे की तरफ तो वेट लग रहा होगा जो कि 20 न्यूटन होगा, इसको काउंटेबल कौन करेगा जो 8 kg वाला ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक पर नॉर्मल लगाएगा, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई है 20 न्यूटन आ चुकी है।
तो यहाँ से अपने पास फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है कितना आएगा अपने पास, म्यू इंटू एन, मतलब हाफ इंटू 20, मतलब कितना हो गया ये 10 न्यूटन हो गया। तो ये अपने पास फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा जो कि 10 न्यूटन के बराबर होगा, तो एस्केलेशन भी अपना मैक्सिमम होगा। जब तक दोनों ब्लॉक साथ चल रहे होंगे तो एस्केलेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब तक दोनों ब्लॉक साथ चल रहे होंगे, वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब तुम्हारा एस्केलेशन मैक्सिमम होगा तो ये फोर्स मैक्सिमम होगा, तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 10 इंटू 5, मतलब कितना आ गया ये 50 न्यूटन आ चुका है। तो इस फोर्स तक दोनों जो ब्लॉक है ना वो साथ चलेंगे। तो आंसर कितना हो गया 50 न्यूटन। अच्छा यार, अब यहाँ पर तुम देखो इन्होंने जो जी का वैल्यू यूज कर रखा होगा ना वो बेसिकली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर रखा होगा। तो अगर तुम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करोगे तो मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए ना 50 के करीब का होना चाहिए। तो आंसर होगा मेरे हिसाब से 49 न्यूटन। ठीक है, चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू ब्लॉक स्मॉल एम इज इक्वल टू 0.5 kg एंड कैपिटल एम इज इक्वल टू 4.5 kg आर अरेंज्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल frictionless table as shown in the figure. The coefficient of the static friction between the two block is 3/7. Then the maximum horizontal force that can be applied on the larger block so that block moves together. ठीक है भाई, तो जो अपन ने अभी क्वेश्चन करा था ना पिछला वाला, तो वैसा ही है कुछ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो अपन को ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू निकालनी है ताकि जो दोनों ब्लॉक है ना वो साथ चले। तो वैसा ही है कुछ। लेट सपोज मैं ये 4.5 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूँ, तो मेरे को तो बस हॉरिजॉन्टल से मतलब है। तो यहाँ पर तो एफ लग रहा है, इसकी जो टेंडेंसी वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जाने की है। तो ये जो अपने पास 0.5 kg वाला ब्लॉक है ना, इस 4.5 kg वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगाएगा ना वो पीछे की तरफ लगाएगा। इसका एस्केलेशन मैं सामने की तरफ ए मान लेता हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलेशन। सही है। और अगर मैं स्मॉल एम वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, अब तुम देखो बड़े वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, तो छोटे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन की पेयर में लगेगा। इसका जो मास है वो कितना है अपने पास 0.5 kg है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा अपने पास mg के बराबर, मतलब 0.5 इंटू जी। जी कितना लेना अपन को 9.8 क्वेश्चन में गिवन है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 4.9 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो बड़ा वाला ब्लॉक है ना छोटे वाले ब्लॉक पर जो नॉर्मल लगाएगा ऊपर की तरफ लगाएगा, और ये नॉर्मल कितना आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से नॉर्मल अपना mg के बराबर आएगा जो कि कितना आ जाएगा अपने पास 4.8 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी अपने पास है म्यू इंटू एन के बराबर, मतलब 3/7 इंटू 4.8 न्यूटन के बराबर। तो ये अपने पास फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी। अब तुम देख सकते हो जैसे अपन ने बड़े वाले ब्लॉक का जो एस्केलेशन है वो सामने की तरफ ए माना था, तो इस वाले ब्लॉक का भी एस्केलेशन अपन सामने की तरफ ए मानेंगे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, बेसिकली 0.5 इंटू है भाई, एफ नेट बराबर है में। अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ कितना यूज करना है 0.5 ए यूज करना है इज इक्वल टू 4.5 ए। तो यहाँ से अपने पास जो कैपिटल एफ की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है अपने पास, ये 5 ए के बराबर आ रही है। ठीक है, अब तुम देखो अपन को तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ए भी अपना मैक्सिमम होगा और ए को मैक्सिमम होने के लिए फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम होना चाहिए जो कि अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, तो अगर ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वाला लिखना चाहिए, मतलब 4.9 इंटू 3/7 इज इक्व टू 0.5 इंटू ए। तो यहाँ से ए कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से ए आ जाएगा 9.8 इंटू 3/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपने पास एस्केलेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब तक दोनों ब्लॉक साथ चल रहे होंगे। तो ये अपने पास कैपिटल एफ की वैल्यू क्या जाएगी, कैपिटल एफ की वैल्यू अपने पास होगी 5 इंटू ए के बराबर, मतलब 9.8 इंटू 3/7। ये तो अपने पास ए हो गया, तो इसका मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ रहा है ये, तो अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूंगा तो मेरे हिसाब से इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 5 इंटू 98/10 इंटू 3/7। अभी भी कुछ सॉल्व हो रहा है क्या यार, नहीं हो रहा है सॉल्व, की तो कुछ काटा पीटी नहीं हो रही, तो एक्चुअल में ही करना पड़ेगा इसको। 5 इंटू 98 इंटू 3/10/7, नहीं काटा पीटी हो रही थी यार, हो जाएगा सॉल्व ये। तुम देख सकते हो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा, ये कितना 14, ये 5,
ये अपना हो गया है 7, 5 से 5 निपटा, 7 इंटू 3 मतलब कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो ये अपने पास एफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब तक दोनों जो ब्लॉक्स हैं ना वो क्या करेंगे, साथ चलेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कितना आ जाएगा अपने पास, 21 न्यूटन का आ जाएगा। ठीक है, चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ अ मास 1 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर with which it has a coefficient of the static friction 1 by root 3. It is desired to make the body move by applying the minimum possible force F Newton. The value of the F will be round off to the nearest integer. G का वैल्यू अपने को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अब तुम देखो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि अपन को तो मिनिमम पॉसिबल फोर्स बताना है ताकि जो बॉडी है ना वो बस जस्ट मूव कर जाए। तो ऐसा तो बोला नहीं गया है कि जो अपन फोर्स लगा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो सबसे पहली गलती तो ये करते हैं बच्चे कि जो फोर्स लगा देते हैं ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो अपन फोर्स मानेंगे ना किसी एंगल के साथ मानेंगे। तो लेट सपोज ये अपना फोर्स लग रहा है और ये जो फोर्स लग रहा है ना किसी एंगल के साथ लग रहा है। तो लेट सपोज वो जो मैं एंगल है ना वो मैं थीटा बोल देता हूँ। ब्लॉक का मास में मान लेता हूँ कितना है, एम है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि नीचे की तरफ तो क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा mg। और ये जो सरफेस है ना इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा। इस एफ के भी मैं कंपोनेंट कर सकता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कॉस थीटा आएगा। और वर्टिकल में कंपोनेंट क्या आएगा, एफ साइन थीटा आएगा। सही है। अब वर्टिकल में तो जो तुम्हारा ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल में तो फोर्स बैलेंस आउट हो जानी चाहिए। तो मतलब एम जी इज इक्वल टू एन प्लस एफ साइन थीटा। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब मुझे पता है कि इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी है ना वो राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की। तो सरफेस इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगाएगा वो पीछे की तरफ लगाएगा। अगर इस ब्लॉक को मेरे को जस्ट मूव करवाना है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो अपने पास एफ कॉस थीटा होना चाहिए वो जस्ट बड़ा होना चाहिए अपने पास फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, मतलब लिमिटिंग वैल्यू से। और ये जो अपने पास लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी अपने पास, म्यू इंटू एन के बराबर होगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो मेरा एफ कॉस थीटा है वो किससे बड़ा होना चाहिए, अपना म्यू इंटू नॉर्मल से। और नॉर्मल कितना अपने पास, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ से तुम देखो एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। तो अपने पास एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो यहाँ से जो एफ इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओपन को तो एफ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना ताकि ये जो ब्लॉक है वो जस्ट मूव कर जाए। तो एफ की अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा ये जो एफ की जो वैल्यू आ रही है मतलब ये बेसिकली थीटा का कुछ फंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है ना ये तो एक तरीके से कांस्टेंट का काम कर रहा है, ये तो थीटा पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है ना वो तुम्हारा थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो ये तुम्हारा वेरिएबल है। तो अगर तुम्हें एफ की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। और तुम्हें पता है ये कि कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, हो सकती है अपने पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो एफ की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो हो जाएगी अपने पास म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सही है कि नहीं। तो एफ की मिनिमम वैल्यू ये होगी। तो एफ मिनिमम अपने पास क्या आ रहा है, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बस पुट कर दो यार। तो म्यू का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, बिल्कुल 1/√3। एम का वैल्यू कितना है 1, जी का वैल्यू कितना लेना 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर मतलब 1/3। तो ये कितना आ रहा है अपने पास 10/√3 अपॉन यह जाएगा अपने पास 4/√3, सॉरी 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 अंडर रूट ऑफ 4/3 मतलब 2/√3। तो √3 निपटा क्या आ रहा है ये 10/2 मतलब कितना आ रहा है ये 5 न्यूटन आ रहा है। तो ये अपने पास वो मिनिमम पॉसिबल फोर्स जो अपन को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल में नहीं है किसी एंगल के साथ है। तो वो अपने पास आएगा 5 न्यूटन। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 न्यूटन हो चुका है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इट टेक्स कैपिटल टी टाइम. When the same body slides down from the rest along the rough inclined plane, making the same angle of inclination through the same distance, it takes the time alpha into capital T. और यहाँ पर अपने पास एक alpha है जो कि constant है, जो कि 1 से बड़ा है. The coefficient of the friction between the body and the rough inclined plane is 1 upon root x इंटू एल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर. तो अपन को x का वैल्यू बताना है. तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं वैसे तो. चलो एक और बार और कर लेते हैं. तो एक तो अपने पास बेसिकली स्मूथ इंक्लाइन सरफेस वाला केस है और एक अपने पास बेसिकली रफ इंक्लाइन सरफेस वाला केस है. तो स्मूथ इंक्लाइन सरफेस वाले केस में जो समय लग रहा है ना वो लेट सपोज टी का लग रहा है. तो रफ इंक्लाइन सरफेस वाले केस में जो समय लग रहा है ना वो एल्फा टी का लग रहा है. ठीक है. अब तुम देखो इधर, तो ये अपने पास वो इंक्लाइन प्लेन है. ठीक है. और ये अपनी स्मूथ है और इस पर जो ब्लॉक है ना उसको अपन रिलीज कर रहे हैं. ठीक है. ब्लॉक का मास कितना है, m है और ये कैसा है, स्मूथ है. तो लेट सपोज जो ये इंक्लाइन प्लेन है ना इसका लेंथ मैं l बोल देता हूँ और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैं लेट सपोज थीटा बोल देता हूँ. तो अब तुम देखो, अगर मैं ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस बनाऊँ तो एक तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा. और एक इंक्लाइन सरफेस जो इस ब्लॉक पर क्या लगा रही होगी, नॉर्मल लगा रही होगी. तो अगर मैं इस mg के कंपोनेंट करूँ तो इस तरफ क्या आएगा अपने पास, mg cos थीटा आएगा और इस तरफ क्या आएगा अपने पास, mg sin थीटा आएगा. तो मेरे हिसाब से नॉर्मल तो mg cos थीटा को काउंटर बैलेंस तो कर ही लेगा क्योंकि इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं. और ये mg sin थीटा के कारण ही इंक्लाइन सरफेस के अलोंग एक्सक्लेशन आएगा और वो एक्सक्लेशन कितना हो जाएगा बेसिकली mg sin थीटा बटे m. तो m से m निपटा तो ये आ रहा है g sin थीटा. तो स्मूथ वाले केस में जो अपने पास एक्सक्लेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, g sin थीटा आ रहा है जो कि क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है. अब अपन रफ इंक्लाइन सरफेस वाले की भी बात कर ही लेते हैं. तो ये अपने पास इंक्लाइन प्लेन है वो बेसिकली. ठीक है. और वही बेसिकली सेम ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास अपन कितना लेंगे, m लेंगे. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो अपन को सेम ही लेना है, थीटा. ठीक है. इस पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ एक तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा. ठीक है. ये वाला कलर दिख नहीं रहा ढंग से यार, दूसरा अपन यूज़ कर लेते हैं. तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेसिकली, एक तो mg लग रहा होगा, एक तुम्हारा ये जो इंक्लाइन सरफेस है वो नॉर्मल लगा रहा होगा. ये जो तुम्हारा ब्लॉक है ना वो स्लाइड डाउन कर रहा है तो कौन सी बात है कि जो इंक्लाइन सरफेस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगाएगी ना वो ऊपर की तरफ लगाएगी. और ऑफ कोर्स सी बात है कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. ठीक है. तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी अपने पास, म्यू इंटू एन के बराबर होगी. तब तुम देखो अगर तुम mg के कंपोनेंट करोगे तो इस तरफ क्या आएगा अपने पास, mg cos थीटा आएगा और इंक्लाइन सरफेस के अलोंग क्या आएगा अपने पास, mg sin थीटा आएगा. तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नॉर्मल की वैल्यू तो mg cos थीटा के बराबर होगी. ठीक है. और इंक्लाइन सरफेस के अलोंग नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन मेरा काइनेटिक लग रहा होगा मतलब म्यू इंटू एन के बराबर लग रहा होगा, मतलब म्यू mg cos थीटा के बराबर लग रहा होगा. और ये नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सलेशन के m और m निपट गया है. एक्सलेशन कितना आ रहा है अपने पास, g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. तो ये अपने पास क्या आ रहा है, एस्केलेशन आ रहा है. ठीक है भाई. अब तुम देखो इधर, दोनों ही केसेस में जो एस्केलेशन है ना वो अपना क्या है, सेम है. और दोनों ही केसेस में जो तुम्हारा ब्लॉक है ना वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जो कि एल के बराबर है. और दोनों ही केसेस में जो तुम्हारी इनिशियल स्पीड है ना ब्लॉक की वो कितनी है, 0 के बराबर है. तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज़ कर ही सकता हूँ. तो पहले अपन स्मूथ वाले के लिए बात कर लेते हैं. तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर में यूज़ कर रहा हूँ. तो s तो मेरा l के बराबर हो जाएगा, u तो मेरा 0 है, टाइम मेरा t लग रहा है, प्लस हाफ इंटू a कितना आ रहा था मेरा, g साइन थीटा आ रहा था, इंटू टी स्क्वायर. तो मेरे हिसाब से यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि l किसके बराबर आ रहा है, हाफ
जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। और अगर मैं अब रफ की बात करूँ तो रफ वाले केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो तो एल के बराबर ही है, इनिशियल स्पीड मेरी जीरो है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है अपने पास अब अल्फा टी का लग रहा है, प्लस हाफ इंटू एक्सप्रेशन कितना आ रहा है अब जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और टाइम कितना लग रहा था अल्फा टी, तो अल्फा टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देख सकते हो यहाँ पर एल कितना आ रहा है अपने पास हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू अल्फा टी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों एल की वैल्यू क्या होंगी, बेसिकली बराबर होंगी, तो बराबर पुट कर देते हैं। तो हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हाफ हाफ निपट गया है दोनों तरफ, हाफ हाफ निपट जाएगा, जी से जी निपट जाएगा दोनों तरफ, ठीक है, और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर निपट जाएगा दोनों तरफ। यहाँ पर साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है अपने पास, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एल्फा स्क्वायर। यहाँ से तुम देख सकते हो अपन को किसकी वैल्यू निकालनी थी, अपने को तो म्यू की वैल्यू निकालनी थी। मेरे हिसाब से पहले थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा कितना अपने को दे रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना गिवन है अपने को 30 डिग्री गिवन है, तो थीटा अपने पास कितना 30 डिग्री है, पुट करो। साइन 30 मतलब हाफ इज इक्वल टू साइन 30 मतलब हाफ माइनस म्यू कॉस 30 मतलब, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा इंटू एल्फा स्क्वायर। तो टू 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 निपट गया है, तो 1 इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर माइनस म्यू√3 एल्फा स्क्वायर, ये आ रहा होगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो म्यू√3 एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, एल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर इंटू 1/√3। तो अगर मैं कंपेयर करूँ उसके साथ इसको, तो मुझे तो लग रहा है कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ये क्या मेरा आंसर है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉय ऑफ अ मास 4 kg इज स्टैंडिंग ऑन द पीस ऑफ द बोर्ड हैविंग द मास 5 kg। If the coefficient of the friction between the board and the floor is 0.5, the maximum force that the boy can exert on the rope so that the piece of the wood does not move from its place is। और अपन को आंसर को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर, और जी का वैल्यू कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अब तुम देखो यहाँ पर मैं बेसिकली ये जो बॉय है और ये अपना बेसिकली जो वुड का जो पीस है ना, इसको ऐसे सिस्टम में मानूंगा। अगर मैं इसको ऐसे सिस्टम में मानूंगा ना, तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। तो फिर इनको कैलकुलेट करने की अपन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम देखो जैसे ये तुम्हारे पास वो ब्लॉक है जो कि उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, और ये बॉय है, ठीक है। अब ये जो बॉय है ना वो रॉक पर बेसिकली क्या कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो उतना ही फोर्स बेसिकली जो रोप है ना वो बॉय पर भी फोर्स एग्जर्ट करेगी। तो लेट सपोज वो कितना है, टी के बराबर है। अब मुझे पता है कि जो रोप क्या है, तुम्हारी आइडियल रोप है। अगर रोप तुम्हारी आइडियल है तो हर जगह जो टेंशन होगा वो सेम होगा, तो यहाँ पर भी जो टेंशन होगा वो टी के बराबर होगा, सही है। बॉय का मास कितना है अपने पास, बॉय का जो मास है अपने पास है 4 kg, और वुड पीस का जो मास है अपने पास वो कितना है 5 kg है। तो एक तरीके से जो टोटल वेट हो गया सिस्टम का वो कितना हो जाएगा, 90 न्यूटन हो जाएगा। और ये जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फ्लोर है वो इस वुड के पीस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, जो कि ऊपर की तरफ लगाएगा। और मैं मान लेता हूँ कि ये जो अपने पास ये जो टेंशन वाला फोर्स है ना जो कि रोप अप्लाई कर रहा है बॉय पर, तो ये किसी एंगल के साथ अप्लाई कर रहा है। तो लेट सपोज ये वाला एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ। तो इस टेंशन का पहले मैं कंपोनेंट कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या आएगा अपने पास, टी कॉस थीटा आएगा, और वर्टिकल में कंपोनेंट क्या आएगा अपने पास, टी साइन थीटा आएगा, सही है। तो ये जो तुम्हारा सिस्टम है वर्टिकल में तो मूव कर नहीं रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, मतलब टी प्लस सॉरी टी साइन थीटा प्लस एन किसके बराबर होगा, 90 न्यूटन के बराबर होगा। तो यहाँ से नॉर्मल कितना आ रहा है, 90 माइनस टी साइन थीटा, ठीक है।
और तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स देखोगे, एक तो ये टी कॉस जगह देखोगे और एक तुम ये टी का देखोगे, तो इसको काउंटेबल कौन करेगा? ऑफ कोर्स सी बात है कि फ्रिक्शन करेगा जो ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर अप्लाई कर रहा होगा। तो अब तुम देखो ये जो तुम्हारा वुड का पीस है ना वो मूव नहीं करना चाहिए, तो जो तुम्हारी एक्सटर्नल फोर्स है ना, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स? टी प्लस टी कॉस थीटा है। ये तुम्हारा बेसिकली फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है ना उससे कम होना चाहिए, मतलब म्यू इंटू एन से कम होना चाहिए। तो टी प्लस टी कॉस थीटा शुड बी लेसर देन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू कितना अपने पास हाफ है और नॉर्मल कितना आ रहा है अपने पास 90 माइनस टी साइन थीटा। जब तुम इसको सॉल्व करके देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि टी शुड बी लेसर देन इज इक्वल टू 45 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2, ये तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हें जो निकालना है ना वो बेसिकली टी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब तुम देखो इधर डायग्राम देख के तो ये पता चल ही रहा है कि जो अपने पास ये जो एंगल थीटा है ना वो बेसिकली 0 से π/2 के बीच में ही हो सकता है। मतलब यार ये तो को पता तो चलना ही चाहिए, ये तो तुम्हें पता भी चल रहा होगा कि जो अपने पास ये थीटा है वो 0 से π/2 के बीच में हो सकता है। तो अगर मेरे को ये टी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो तुम देखो इधर ये जो अपना डिनोमिनेटर है ना वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। सही है। तो अपन को देखना है कि इस डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू क्या है जब थीटा का रेंज ये होता है। तो जब ये डिनोमिनेटर अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगा तो टेंशन अपना क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, जो मतलब जो बॉय रोप पर जो फोर्स लगा रहा होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, किसका मतलब एक फंक्शन मान लेता हूँ मैं, फंक्शन क्या है बेसिकली मेरा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ थीटा के साथ फ्रॉम थीटा रेंजिंग फ्रॉम 0 से π/2, तो तुम देखो ग्राफ कैसा बनेगा। तो तुम देखो जैसे अपने पास ये फंक्शन है तो ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन करेगा जब एफ डैश थीटा कितना हो अपने पास 0 हो। तो डिफ्रेंशिएट करो इसको, बेसिकली थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा अपने पास? माइनस का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हें मिल रहा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है? हाफ है। ठीक है ना भाई? तो जब टेन थीटा तुम्हारा हाफ के बराबर होगा तो ये जो फंक्शन है अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ पर ये जो अपने पास फंक्शन है ना, कौन सा? 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, मैक्स वैल्यू। ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? तो मेरे हिसाब से आएगी वो 2, तुम देख सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर जो अपने पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ठीक है। लेट सपोज ये थीटा इज इक्वल टू क्या है? टेन इनवर्स ऑफ हाफ है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ तक जो फंक्शन है ना मेरा इंक्रीज करना चाहिए। तो जो मेरा फंक्शन है ना वो बेसिकली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब मुझे मतलब नहीं कि यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा और थीटा इज इक्वल टू π/2 पर तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? तो मेरे हिसाब से आएगी कितनी आएगी? थीटा इज इक्वल टू π/2 पर मेरे हिसाब से आएगी 3/2। ये तो अपना क्या है? 0,2 है और 0,3/2 कहीं इधर होगा। तो थीटा इज इक्वल टू π/2 पर अपने पास फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। तो मेरे हिसाब से जब थीटा तुम्हारा 0 से π/2 के बीच में है ना तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू अपने को मिल रही है ना वो कितनी मिल रही है? वो मिल रही है अपने को 3/2, और वो कहाँ मिल रही है? जब थीटा कितना हो? π/2 हो। तो अब तुम देख लो। तो मेरे हिसाब से जो अपने पास टी का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 45 अपॉन 3/2। तो मेरे हिसाब से आ जाएगा ये 15 इंटू 2 मतलब 30 न्यूटन। तो ये अपने पास क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 30 न्यूटन। अब तुम देखो ये सॉल्यूशन तो क्या प्रॉपर सॉल्यूशन है, जो मतलब हर जगह जो सॉल्यूशन गिवन है ना वो क्या गिवन है वो बता देता हूँ। वो बोलते हैं कि जो ये रोप है ना वो वर्टिकल है, मतलब ये अजम्पशन मान लो। वो सीधे बोलते हैं अजम्पशन अपन को मानना है कि जो रोप है ना वो कैसी तुम्हारी? वर्टिकल है। तो
जो ये रोप बॉय पर जो फोर्स अप्लाई कर रही होगी जो कि टी के बराबर रहेगा वो वर्टिकल होगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा टी के बराबर होगा। टोटल वेट कितना है तुम्हारा 90 न्यूटन है। और ऑफ कोर्स सी बात है कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो इस वुड के पीस पर नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स को बैलेंस आउट करूँ कि टी प्लस एन बराबर 90, तो यहाँ से मेरे को पता चलेगी कि नॉर्मल कितना अपने पास 90 माइनस टी है। ठीक है, और तुम देख सकते हो इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स है ना वो टी है। तो ये जो टी होना चाहिए ना तुम्हारा वो बेसिकली फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम होना चाहिए। मतलब म्यू इंटू एन से कम होना चाहिए। मतलब टेंशन शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, और एन कितना अपने पास 90 माइनस टी के बराबर है। तो यहाँ से टेंशन शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू कितना अपने पास हाफ है इंटू 90 माइनस टी। तो मेरे को पता चल रहा है यहाँ से कि 3t/2 शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 45, तो टी शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 30। तो टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है अपने पास 30 आ रही है। तो उन्होंने ये बोलकर माना हुआ है, लेकिन ठीक है, मतलब आंसर निकालने के लिए ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर मेथड है ना वो अपना ये वाला ही मेथड होगा, प्रॉपर मेथड। ठीक है, बस इसमें तुम्हें ये तो मतलब पता लग जाना चाहिए कि थीटा तुम्हारा 0 से π/2 वाला होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि थीटा तुम्हारा 0 से 2 पाई के बीच में वेरी कर रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो टेंशन का वैल्यू तो इन्फिनिट हो सकता है बेसिकली, क्योंकि जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है ना 0 से 2 पाई के बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी हो जाएगा, तो उसमें टेंशन क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा जब तुम्हारा 0 से π/2 के बीच में वेरी कर रहा है तो तुम्हारा टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू जब आएगा जब थीटा तुम्हारा क्या हो π/2 हो। और जब थीटा तुम्हारा π/2 हो जाता है तो जो तुम्हारा रोप है ना वो बेसिकली वर्टिकल हो जाएगा। तो उन्होंने तो बस आंसर निकालने के लिए ऐसा कर दिया, वरना जो प्रॉपर मेथड है वो ये वाला मेथड है। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया अपने पास 30 न्यूटन हो चुका है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी ऑफ अ मास m is launched up on a rough inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of the friction between the body and the plane is root x/5. If the time of the ascent is half of the time of the descent, तो अपन को बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर तुम देखो, मैं मान लेता हूँ कि जो अपने पास टाइम ऑफ द असेंट है ना वो लेट सपोज कितना है t है। तो टाइम ऑफ द डिसेंट कितना हो जाएगा अपने पास, टाइम ऑफ द डिसेंट हो जाएगा अपने पास बेसिकली 2t, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब तुम देखो जैसे अपने पास इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे रखा है अपने को, शायद 30 डिग्री दे रखा है। हाँ, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अपने पास कितना है 30 डिग्री है। अब एक अपने पास कोई बॉडी है जिसको अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो ये अपने पास बेसिकली बॉडी है जिसका मास मैं मान लेता हूँ, इसको अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो ये ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, लेट सपोज कितनी कर रहा है, ये एल कर रहा है। अब जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये जब नीचे की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना वो कितना करेगा, बेसिकली दोबारा एल के बराबर ही करना चाहिए। तो ऊपर की तरफ ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फिर नीचे की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो बेसिकली सेम है। ठीक है, अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो तुम देखो इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे। तो ये तुम्हारा ब्लॉक है, इसका मास मैं m मान लेता हूँ। तो तुम देख सकते हो एक तो ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा जो कि इंक्लाइन सरफेस लगा रही होगी, एक तुम्हारा एम जी ऐसे लग रहा होगा, और ऑफ कोर्स की बात है कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन ही लगेगा। ठीक है, इस एम जी के तुम कंपोनेंट कर सकते हो। तो एक कंपोनेंट तो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर जो कि कितना आ जाएगा एम जी कॉस 30, और एक इंक्लाइन सरफेस के अलोंग जो कि कितना आ जाएगा एम जी साइन 30। तुम देख सकते हो कि नॉर्मल तो किसके बराबर होगा, एम जी कॉस 30 के बराबर होगा। ठीक है, और जो तुम्हारा ये ब्लॉक पर जो नेट फोर्स है ना ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन ही आ रहा है, वो कितना आ रहा है अपने पास, ये एफ प्लस एम जी साइन 30। तो अगर मेरे को एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो इस नेट फोर्स को बेसिकली मैं मास से डिवाइड कर दूंगा। मुझे पता है कि फ्रिक्शन कितना होगा अपने पास, म्यू एम जी कॉस 30 होगा क्योंकि फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा होगा, प्लस एम जी साइन 30 अपॉन एम। तो यहाँ से तुम देख सकते हो जो अपने पास एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, अपने पास एक्सप्रेशन आ रहा है म्यू जी कॉस 30 प्लस जी साइन 30, और जो कि किधर आ रहा है अपना, ये नीचे की तरफ, मतलब डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ रहा है अपने पास ये एक्सप्रेशन। तो ये जो मैंने बात करी ना, जब अपना जो ब्लॉक है ना ऊपर जा रहा होगा तो एक्सप्रेशन इतना होगा, जब अपना ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो तुम देख सकते हो
कि एम जी तो तुम्हारा नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल तुम्हारा कुछ ऐसे लगेगा, और फ्रिक्शन तुम्हारा अब कुछ ऐसे लगेगा, क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। मुझे पता है कि इस एम जी के मैं कंपोनेंट कर सकता हूँ, तो अगर मैं एम जी के कंपोनेंट करने जाऊँगा तो इस तरफ तो क्या जाएगा अपने पास एम जी कॉस 30, और इस तरफ क्या जाएगा अपने पास एम जी साइन 30। और मुझे पता है कि जो नॉर्मल है वो तो किसके बराबर होगा एम जी कॉस 30 के, और डाउन द इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी साइन 30 माइनस एफ, और एफ तो मेरे हिसाब से काइनेटिक ही लगेगा क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है, जो कि इसके बराबर होगा म्यू इंटू एन के, मतलब म्यू एम जी कॉस 30 के। तो अपने पास नेट फोर्स है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो अगर मैं इसको मास से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास एस्केलेशन आ जाएगा। तो एस्केलेशन कितना आ रहा है अपने पास जी साइन 30 माइनस म्यू जी कॉस 30। तो जब ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा होगा तो एस्केलेशन अपना जी साइन 30 माइनस म्यू जी कॉस 30 के बराबर होगा, और जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो एस्केलेशन क्या होगा जी साइन 30 प्लस म्यू जी कॉस 30 के बराबर होगा। अब तुम देखो, अब जो अपने पास एस्केलेशन है वो दोनों ही केसेस में सेम है ना, मतलब जब ऊपर जा रहा होगा जब भी एस्केलेशन कांस्टेंट है, जब नीचे आ रहा होगा जब भी एस्केलेशन कांस्टेंट है। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। सही है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेसिकली एस इज इक्वल टू यू की जगह मैं लिख दूंगा वी माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा वी टी माइनस हाफ ई टी स्क्वायर में। तो पहले तो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली टाइम ऑफ असेंट वाले की। तो जब मैं टाइम ऑफ असेंट वाले की बात करूंगा तो मुझे पता है कि इनिशियल स्पीड तो कुछ होगी, ठीक है, लेकिन फाइनल स्पीड कितनी होगी, जीरो होगी, और एस्केलेशन मेरा होगा नीचे की तरफ, जो कि कितना होगा अपने पास जी साइन 30 प्लस म्यू जी कॉस 30 के बराबर। ठीक है, तो मैं इसमें यूज करूंगा एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ वी टी स्क्वायर के बराबर। तो एस तो मैं एल मान लेता हूँ, वी मेरा जीरो होगा, और टाइम ऑफ असेंट मैंने कितना माना है बेसिकली 2t माना है, अगर तुम्हें पता हो तो। सॉरी सॉरी, टाइम ऑफ असेंट मेरा टी है, 2t नहीं है। टाइम ऑफ असेंट कितना है मेरा टी है, तो टी लेंगे अपन यार, माइनस हाफ। अब तुम देखो, अब द इंक्लाइन प्लेन को मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिखा है, लेकिन एस्केलेशन तो मेरा डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, तो एस्केलेशन को मैं नेगेटिव लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं बेसिकली, तो एक नेगेटिव तो पहले से था, और एस्केलेशन भी नेगेटिव होगा, मतलब एस्केलेशन तुम बाय कन्वेंशन क्या लिखोगे इधर, चलो लिख देता हूँ मैं, माइनस का जी साइन 30 माइनस का म्यू जी कॉस 30 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा एल आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, हाफ इंटू जी साइन 30 प्लस म्यू जी कॉस 30 इंटू टी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो बात होगी बेसिकली किसकी, टाइम ऑफ असेंट वाले पार्ट की। अब मैं बात करता हूँ टाइम ऑफ डिसेंट वाले पार्ट की। तो अगर मैं टाइम ऑफ डिसेंट वाले पार्ट की बात करूँ, तो मैंने जो टाइम ऑफ डिसेंट माना है वो कितना माना है, वो मैंने माना है 2t। तो जब मैं डाउन द इंक्लाइन प्लेन की बात करूंगा तो तुम देखो इधर, जो मेरा इनिशियल स्पीड होगा वो जीरो होगा, मुझे पता नहीं कि फाइनल स्पीड क्या होगा, लेकिन इनिशियल स्पीड तो जीरो होगा मेरा, तो इसमें मैं यूज करूंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर। तो इसमें तुम देखो, अगर मैं डाउन द इंक्लाइन प्लेन को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, मतलब नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव, तो एस तो मेरा पॉजिटिव होगा जो कि एल के बराबर ही होगा। ये तो मेरा कितना आएगा जीरो इंटू 2t प्लस एस्केलेशन मेरा पॉजिटिव होगा जो कि किसके बराबर होगा जी साइन 30 माइनस म्यू जी कॉस 30 के, और टाइम मेरा 2t था तो 2t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो अपने पास एल आ रहा है वो क्या आ रहा है, एल अपने पास आ रहा है हाफ इंटू जी साइन 30 माइनस म्यू जी कॉस 30 इंटू 2t का होल स्क्वायर। अब तुम देखो इधर, एक एल तो अपने पास ये आ रहा है, और एक एल अपने पास ये आ रहा है, और ये दोनों एल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो दोनों एल को मैं इक्वेट कर देता हूँ। तो अगर मैं दोनों एल को इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा, तो हाफ इंटू जी साइन 30 प्लस म्यू जी कॉस 30 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी साइन 30 माइनस म्यू जी कॉस 30 इंटू 2t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो
कि हाफ से हाफ निपटा, जी 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 भी निपटा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर निपटा, तो यार अपने पास साइन 30 मतलब हाफ प्लस म्यू कॉस 30 मतलब √3 μ/2 इज इक्वल्स टू हाफ माइनस √3 μ/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो आ रहा है हाफ प्लस √3 μ/2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 माइनस 2√3 μ। तो मेरे हिसाब से आ रहा है ये 2√3 μ प्लस √3 μ/2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस हाफ मतलब 3/2 हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आ रहा है कितना, ये आ रहा है 5√3 μ/2, सही है ना? हाँ, 3/2 के बराबर, 2 से 2 गया, म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास 3/5√3 मतलब √3/5, तो ये अपने पास म्यू का वैल्यू आ रहा है। और क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू क्या गिवन था अपने को, √x/5, तो इसको मैं √x/5 से अगर कंपेयर करूँ तो मेरे हिसाब से x का वैल्यू तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और ये क्या होगा मेरा आंसर होगा। तो x इज इक्वल टू क्या अपने पास 3 है, तो 3 क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो यहाँ पर अपने जितने भी क्वेश्चन है ना सारे ख़त्म होते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि लगभग लगभग हर कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं PYQ ले लूँ, मतलब मेहनत लगती है यार PYQ छांटने में, ठीक है, सेग्रीगेट वगैरह सब करना पड़ता है, फिर छांटते हैं अपन। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये जो सेशन है बिल्कुल बढ़िया तरीके से पसंद आया होगा। फिर भी अगर तुम्हें कहीं डाउट रह गया तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। बाकी इसके जो नोट्स होंगे वो टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, ठीक है, और लाइक वगैरह तो कर ही दिया करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दिया करो। देखो मतलब कुछ ही नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलो बाय बाय, थैंक यू।